भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री, युवा मोर्चा हरियाणा व पूर्व प्रदेश पैनलिस्ट नेहा धवन से आज बातचीत की और उनसे पूछा महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और महिलाओं को संघर्ष करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, अभी प्रियंका गांधी जी चुनाव प्रचार के लिए बाहर आ गई हैं। ये तो आप जानते हैं कि ये मौसमी नेता हैं। ये नॉर्मली तो जनता के बीच में रहते नहीं हैं। जब इनको वोटों की चाह होती है तो ये बड़े नेता हैं, इनके बारे में क्या बात की जाए तो ये जनता में निकल के आ जाते हैं। और जहाँ तक ये महिलाओं के संघर्ष की बात कर रहे हैं, इनका लाइव अभी चल रहा था सेशन मंदाकिनी नदी के तट पर और ये महिलाओं से बातचीत कर रही थी, चुनाव प्रचार कर रही थी। और मैंने सुना वो, लेकिन आपको भी वो बात सुननी चाहिए और आपके दर्शकों के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने एक बात कही कि कोई भी विषय आए, सबसे पहले मैं ये बात कहती हूँ कि हम सब महिलाएं हैं, लेकिन हम सब महिलाएं कहते कहते जब संघर्ष की बात आई तो वो आम महिलाओं के संघर्ष को अपने आप के संघर्ष से अलग करते हुए कहती हैं कि ये आप सब संघर्ष कर रही हैं, ये मैं जानती हूँ। यानी कि जिनके जीवन में संघर्ष है ही नहीं, जिन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं, जो सोने का चम्मच और सोने की प्लेट में खाना खाते हैं, जो बचपन से ही सोने के झूलन में पैदा हुए हैं, वो महिलाओं के संघर्ष की बात कैसे कर सकते हैं? वो महिलाओं के संघर्ष को क्या जानते हैं? उनको हम जैसी महिलाओं के संघर्ष को भी जानने के लिए जमीन स्तर पर आना पड़ेगा। ना उन्होंने कभी बस में अकेले सफर किया, ना उन्होंने ट्रेन में सफर किया, ना उन्होंने पैदल यात्राएं की, ना उन्होंने गरीबी देखी, ना उनके पास जो है 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने की समस्या को उन्होंने कभी झेला, ना उन्होंने शिक्षा के लिए स्कूल की फीस कैसे जुटाई जाए इस समस्या को उन्होंने देखा, ना उनके जीवन में ऐसी कोई समस्या आई, ना उनको पौष्टिक आहार इस विषय में कभी सोचने का मौका मिला। ऐसे संघर्ष को वो कैसे कह सकती हैं कि वो महिलाओं के संघर्ष को जानती है? वैसे तो उन्होंने अपने आप ही अपने मुंह से ये बात कह दी कि आप सब संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सब महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने संघर्ष के वक्त अपने आप को उन गरीब महिलाओं से, गरीब बहनों से, माताओं से अपने आप को अलग कर दिया। ये तो वो बखूबी जानती हैं कि उनके जीवन में संघर्ष नहीं है। देखिए, महिलाओं के संघर्ष को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो जमीन से उठा है और जिसने मेहनत करके, जिसने भूख देखी है, जिसने पैदल यात्रा की है, जिसने बस का सफर किया है, जिसने समाज के उस कुरूप व्यवहार को अपनी आंखों से झेला है, अपने ऊपर झेला है, वही व्यक्ति ही महिलाओं के संघर्षों को समझ सकता है। दूसरा विषय जो आपने अभी मुझे बोला कि एक बच्ची ने उनसे ये प्रश्न किया कि अगर आपकी सरकार बनती है यूपी में, उत्तराखंड में, तो आप महिला सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे? आपने उनका उत्तर खुद सुना होगा लाइव सेशन में, जो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्या प्रावधान करेंगे। उनके जितने भी प्रावधान थे, जितने भी सॉल्यूशन उन्होंने दिए लाइव महिलाओं के सामने खड़े होकर, वो सॉल्यूशन थे कि हादसा होने के बाद की जो मदद है वो किस तरह से कांग्रेस की सरकार मुहैया करा पाएगी। मैं प्रियंका गांधी जी से पूछना चाहती हूं कि क्या आपकी सरकार अगर बनती है तो क्या हादसे को रोकने के लिए आपके पास कोई विचार नहीं है? जिस परिवार से आप संबंध रखती हैं, उस परिवार में इस देश की बागडोर 70 सालों तक आपके परिवार के हाथ में रही। 70 सालों के संघर्ष को, महिलाओं को आपने बिल्कुल बारीकी से देखा होगा सरकार में रहते हुए। बहुत से बलात्कार, बहुत से हादसे महिलाओं के साथ में आपके 70 साल के कार्यकाल में भी हुए होंगे। क्या आज भी आपके पास में ऐसे विचार नहीं है कि उन हादसों को, ऐसी घृणित मानसिकता को समाज से कैसे दूर करना है? ये विचार आपके पास नहीं है। कमाल की बात है, एक लाइव सेशन में उन्हें जो जवाब मिला एक बच्ची को देने के लिए, वो ये कि जब कोई हादसा होगा तो उसके बाद मैंने देखा है कि एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो मैं, अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं ऐसा प्रावधान करूंगी कि जो पुलिस वाला एफआईआर दर्ज नहीं करेगा तो 10 मिनट के अंदर उसको सस्पेंशन ऑर्डर उसका टाइप हो जाएगा, और हादसा होने के बाद उन्हें अधिवक्ता हम प्रोवाइड कराएंगे, और हादसा होने के बाद जो है हम पुलिस स्टेशन में ऐसी महिलाएं 2-3 नियुक्त करेंगे ताकि हादसा होने के बाद उनकी एफआईआर टाइम पर जमा हो सके। मैडम प्रियंका गांधी जी, आपको मैं बहुत ही सम्मानजनक तरीके से ये कहना चाहती हूँ कि इतने बड़े खानदान से आप संबंध रखती हैं, आपके घर में प्रधानमंत्री बहुत रहे हैं, आपको गरीब जनता के संघर्ष का मालूम ही नहीं है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप ऐसे विचार अपनी कांग्रेस पार्टी में लाइए जिनसे इन हादसों को रोका जाए
और भारत के सामाजिक विचारधारा में एक सही विचारधारा युवाओं के अंदर और यहाँ के पुरुषों के अंदर सही मानसिकता कैसे पैदा की जाए और ऐसी घृणित मानसिकता के लोगों को कैसे सकारात्मकता की तरफ जोड़ा जाए, और महिला सुरक्षा के लिए आपको नए विचार लाने होंगे। जब से आपको प्रदेश का पद मिला है भाजपा में, तब से आप पूरे हरियाणा में नजर आ रहे हो। बिल्कुल कबात्रा जी, अभी भाजपा संगठन में प्रदेश मंत्री के दायित्व पर युवा मोर्चा में जो जिम्मेदारी मिली हुई है उसको निभाने के लिए पूरे हरियाणा प्रांत में जो है कार्यभार, जो भी ड्यूटी भाजपा संगठन मुझे देता है उसके लिए मैं तत्परता से काम करती हूँ। और हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। जहाँ भी संगठन हमारी ड्यूटी लगाएगा, जहाँ हमें भेजेगा, वो काम हम अपनी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ उसे निभाएंगे। क्योंकि संगठन के साथ जुड़ने के बाद एक कार्यकर्ता का उस संगठन के प्रति निष्ठावान होना और संगठन को मजबूती देने के लिए कार्य करते रहना ही एकमात्र कर्तव्य जो है वो हमारा रहता है। और मैं उस कर्तव्य का निर्वहन कर रही हूँ। इसलिए पूरे प्रदेश भर में जो है यात्राएं हैं, कार्यक्रमों के माध्यम से, और लोगों के साथ जुड़ना, उनके विचारों को, अपने विचारों को उन तक पहुंचाना, संगठन की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम जो है वो मैं कर रही हूं। और जहां भी ड्यूटी देंगे वहां बिल्कुल भागीदारी निभाऊंगी। अभी इलाहाबाद चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को मिली थी चुनाव प्रबंधन के नाते, इलाहाबाद मंडल की। और आगे आने वाले जो चुनाव है, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो यूपी के चुनाव है या कहीं और पर भी, जहाँ भी संगठन मेरी ड्यूटी लगाएगा वहाँ मैं बिल्कुल जाऊंगी और अपने कर्तव्य को निभाऊंगी। आपने हासी हलके में काम किया, 2019 में विधानसभा से टिकट मांगी, अब अपने हलके के लोगों के लिए समय कैसे निकालोगे? हाँ जी, बिल्कुल 2019 में जो है चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले जो है हांसी की जो लोग हैं, जो जनता है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, माताएं बहनें हैं, उन सबके ही नेतृत्व में ये बात आई थी सामने कि अगर मुझे मौका मिलता है विधानसभा को संभालने का तो मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हूँ। और मैंने काम भी किया था। और ऐसा नहीं है कि हरियाणा प्रांत में पूरे अब जो भूमिका निभाने को मिली है उसके बाद से मेरा हांसी के लोगों के साथ में तालमेल कम हो गया है या बातचीत कम हो गई है। आप भी मेरे ऑफिस में आए हुए हो, घर में ऑफिस बनाया हुआ है, और जो भी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, पर्सनली मेरे घर पर कोई भी काम लेकर आते हैं या मुझसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते हैं, तो वो जो भी मेरे हाथ में है वो काम करने का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ और उनके लिए खड़ी हूँ। मैं 24 घंटे दिन के 7 दिन अपनी हांसी विधानसभा के विकास के लिए उनके साथ खड़ी हूँ। कोई भी काम आप सब लोगों के माध्यम से, अगर मैं आज जो दर्शकों को ये बात कर रही हूँ कि किसी को भी किसी भी तरह का कोई काम है तो आप मुझे याद कर सकते हैं। मेरी तो यही मंशा रहती है कि मैं मानवता के नाते, इंसानियत के नाते आप सबके कहीं काम आ पाऊँ, सामाजिक नाते मैं आपके काम आ पाऊँ, यही मेरा एकमात्र ध्येय है। और मैंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिए समर्पित की हुई है और मैं इसी के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। आप सब लोग मुझे याद कर सकते हैं और जहां भी जो भी व्यक्ति मुझे याद करेगा मैं उनकी मदद के लिए जरूर पहुंचूंगी। सोशल मीडिया पर आपको कमेंट करते हैं कि आप हरियाणा की दूसरी सुषमा स्वराज हैं, आपको कैसा लगता है? पात्रा जी, मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट आते हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं और जो भी साथी गण जो मुझे पसंद करते हैं वो सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं, सुझाव भेजते हैं, उन पर मैं अमल भी करती हूँ। और कहीं कहीं जैसा कि आपने कहा कि सुषमा स्वराज जी के साथ तुलना होना, अगर सुषमा स्वराज जी के साथ मेरी तुलना हो रही है तो ये मेरा अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसी महान नेता के साथ में मेरी तुलना की जा रही है। मैं इसके लिए तो आपके माध्यम से उन सभी लोगों का धन्यवाद ही करना चाहूँगी और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मैं उन्हीं की तरह ही राजनीति में अपना एक मुकाम हासिल कर पाऊँ और सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में मैं उन्हीं की तरह ही एक तटस्थ होकर एक सकारात्मक विचारधारा पर चलती रहूं। मेरी जो राह है वो भटके नहीं और मैं समाज की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनके प्रति आवाज़ उठा पाऊं और कट्टर रहकर और बुलंद तरीके से, मेरे हौसला हमेशा बुलंद रहे माननीय सुषमा स्वराज जी की तरह,
और मैं दबंगता से अपनी आवाज़ को रखती रहूं, सही को सही और गलत को गलत कहूं, ये हिम्मत हमेशा मेरे में रहे। मेरी परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरी तुलना माननीय सुषमा स्वराज जी के साथ अगर कोई करता है, मेरी आदर्श हैं वो, राजनीतिक में मेरी आदर्श हैं सुषमा जी, और मैं चाहूँगी कि मैं उनकी तरह कभी बन पाऊँ। मोदी जी ने पिछले दिनों 4 अगस्त का दिन विभाजन में शहीद हुए लोगों के लिए सम्मान में मनाने की घोषणा की। आपकी क्या राय है? बिल्कुल कवात्रा जी, ये मेरे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से एक घोषणा की, जो 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी मिलने के बाद आज 75 वर्षों बाद किसी व्यक्ति ने अगर पहचानी है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। 14 अगस्त का दिन जो है वो विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में घोषित किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, और वो उन शहीदों के नाम, उन लाखों शहादतों के नाम जो विभाजन के समय बिना नाम के, बिना किसी क्रेडिट के, जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपने लहू का, अपने जो है जान को न्यौछावर करते हुए बलिदान दिया, उनको सम्मान देते हुए, जिनको आज 75 वर्ष लग गए उनकी शहीदियों को, उनकी शहादत को सम्मान देने में और उनको सम्मानित नज़र, सम्मानित दर्जा देने में, आज वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका दिवस को निर्धारित करके उन्हें सम्मान जो दिया है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मेरे समाज के लोग हैं, चाहे वो कंबोज समाज के लोग हैं, चाहे ओड समाज के लोग हैं, चाहे वो सिख संप्रदाय के लोग हैं, जो भी लोग विभाजन के समय उस त्रासदी में जिन्होंने अपने परिवारों को खोया, अपने घर बार को खोया, पशुधन को खोया, अपनी ज़मीनें वहाँ छोड़कर आए, अपने जेवरात, अपने संबंध, रिश्तेदार, सभी चीज़ों का जिन्होंने बलिदान दिया, उनकी शहादतों को आज जो सम्मान आज नरेंद्र मोदी ने दिया है, उनके लिए मैं सभी इस पूरे संसार की तरफ से, पूरे संपूर्ण भारतवासियों की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने 14 अगस्त का दिन जो है विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। ये बहुत ही अच्छा विषय है और यह मेरे लिए गर्व की बात है। बाबा बंदा सिंह बहादुर सिख संप्रदाय पिछले कई सालों से आगे बढ़ रहा है। इतिहास में इनका जिक्र कुछ कम मिलता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं बंदई संप्रदाय से संबंध रखती हूँ और बाबा बंदा बहादुर जी के जो सिख थे, जो लड़ाके थे, उनके फॉलोअर, उनके वंशज जो हैं, हम उसी संप्रदाय से संबंध रखते हैं। और पिछले दिनों बाबा बंदा बहादुर सिख संप्रदाय का 75वां वार्षिक सम्मेलन भी रोहतक में मनाया गया, और जहाँ पर आपका विषय बिल्कुल ठीक है कि देखिए, भारत के इतिहास को बहुत से इतिहासकारों ने, बहुत से अंग्रेज इतिहासकारों ने और भारतीय इतिहासकारों ने अपनी सेल्फिशनेस के कारण या राजनीति के कारण या अन्य किन्हीं कारणों के कारण बहुत तोड़ा और मरोड़ा। और हमारे सामने आज जो इतिहास पेश किया गया है वो शुद्ध इतिहास नहीं है, वो विशुद्ध इतिहास है। और उसी विशुद्ध इतिहास का ही स्वरूप हमारे सामने था कि बहुत साल पहले तक बाबा बंदा बहादुर जी के लिए बहुत ही अमानवीय बातें, बहुत ही घृणित बातें जो है वो की जाती थी, जिसमें कुछ सिख इतिहासकारों का भी दोष है और कुछ अंग्रेज इतिहासकारों का भी दोष है और कुछ मुगल इतिहासकारों का दोष है। मेरा ये मानना है कि अभी पिछले लगभग 15 वर्षों से सिख संप्रदाय ने वापस इस बात को अपनाना शुरू किया है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जो है वो एक वीर सेनानी थे, वो गुरु गोबिंद सिंह जी के सच्चे सिपाही थे, वो गुरु नानक के सच्चे भक्त थे। गुरु नानक शाही विचारधारा की पताका को उठाने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर जी एक सच्चे गुरु नानक जो हलीमी राज को स्थापना करने के एक सच्चे सिपाही थे। वो बहादुर तो थे ही, अच्छे रणनीतिकार भी थे, और मुगल साम्राज्य की ईंट से ईंट बजाई जिसने, वो शख्स बाबा बंदा बहादुर थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव को हिला दिया, जिन्होंने उनके मुंह तोड़ जवाब दिया, और जिन्होंने मुगल साम्राज्य के जो भी बादशाह थे, चाहे अकबर थे और चाहे वो अन्य बादशाह थे, उनको उनकी रातों की जो नींद हराम की, वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी थे। अपने शौर्य, अपने बलिदान और अपने करेज के साथ उन्होंने उनके जो विश्वास था, उनका जो हौसला था, वो तोड़ा।
ऐसे वीर सेनानी को अगर इतिहासकार इतिहास में घृणित मंशा के साथ उनके नाम पर एक कटाक्ष करते हैं या उनकी सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, वो मुझे लगता है कि ये नई जनरेशन जो है, जो नया 21वीं सेंचुरी का जो मीडिया है, जो रिसर्च है, वो आज सामने लाई है। आज हमारे सामने लोहगढ़ का इतिहास, यमुनानगर में एक हरियाणा और हिमाचल की बाउंड्री पर लगभग कई हजार एकड़ की भूमि पर जो पुरातत्व विभाग ने एक महल खोज निकाला है, जिसको लोहगढ़ के नाम से जो प्रचलित है, वो इतिहास आज गवाही दे रहा है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर इतिहास के एक वीर पुरुष थे, ना कि वो गुरु गोबिंद सिंह जी की आज्ञा ना मानने वाले व्यक्ति थे। वो गुरु गोबिंद सिंह जी की आज्ञा मानकर उनके एक इशारे पर अपनी जान देने वाले व्यक्ति थे। ये आज निकलकर सामने आया है। ये तथ्य आज नई टेक्नोलॉजी के साथ हमारे सामने आया है, जिसको इसरो और अन्य विभागों ने भी, भारत के पुरातत्व विभाग ने भी इस बात को जो है पहचाना है और साक्ष्य के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिस पर अभी बुक भी प्रकाशित हो चुकी है। इंग्लिश में, पंजाबी में और हिंदी में अभी लोहगढ़ पर किताब आ रही है और कन्नड़ भाषा में भी इस पर किताब बन चुकी है और इसमें बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की वीरता और उनकी सच्चाई को उजागर किया है।